Hello students, welcome to today's class. Today we will discuss on the aggression. Previous classes में aggression पे बात हुई है. आज aggression पे ही बात करेंगे. आक्रामकता तथा हिंसा को कम करने के उपाय पर विचार किया जाएगा. स्ट्रेटजीज फॉर रेड्यूसिंग एग्रेशन एंड वायलेंस, या ऐसे हम कह सकते हैं कि आक्रामकता तथा हिंसा को कम करने के लिए कुछ सुझाव. सम सजेशन टू बैंड एग्रेशन एंड वायलेंस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आक्रामकता तथा हिंसा कई कारणों से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे पूरी तरह से नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं जिनसे आक्रामकता तथा हिंसा में कमी आ सकती है, जो इस तरह से है. नंबर 1 है सोशल लर्निंग स्ट्रेटजीज, सामाजिक सीखना उपाय. सामाजिक सीखना उपाय के अनुसार जिस तरह से व्यक्ति आक्रामक मॉडल, एग्रेसिव मॉडल को देखकर आक्रामक व्यवहार को करना सीख लेता है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति अनाक्रामक मॉडल, अनएग्रेसिव मॉडल को देखकर आक्रामकता की मात्रा को कम करना भी सीख लेता है. यह क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक आदमी या एक बच्चा एग्रेसिव मूवी को देख करके या कुछ ऐसे एक्शंस मूवी को देख करके उसके अंदर एग्रेसिव का गुण आ जाता है, वो एग्रेसिव उत्पन्न हो जाता है, आक्रामकता उसके अंदर बात बात में आने लगती है. तो उसी तरह से अगर हम अनएग्रेसिव मॉडल को कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसी मूवी को दिखाएं जिसमें आक्रामकता की मात्रा कम है, तो उसे देख कर के एक आदमी आक्रामकता की मात्रा को कम करना भी सीख लेता है. Opportunities to observe and imitate the behavior of aggressive models should be reduced drastically. Portraying aggression as heroic behavior should be particularly avoided because this may set the stage for learning through observation. Number 2, सामाजिक अन्याय तथा गरीबी को दूर करना, रिमूविंग सोशल इनजस्टिस एंड पॉवर्टी. गरीबी तथा सामाजिक अन्याय को दूर कर भी आक्रामकता को कम किया जा सकता है, क्योंकि यह दोनों ही कारक किसी न किसी स्तर पर व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न करते हैं और यही कुंठा आगे चलकर आक्रामक व्यवहार करने को प्रेरित करती है. सरकार की पहल से इसे कम किया जा सकता है. यहाँ पे भी क्या है कि गरीबी और सामाजिक अन्याय के कारण व्यक्ति के अंदर जो आक्रामकता आ जाती है, जो उसके अंदर कुंठा उत्पन्न होती है, उस कुंठा के कारण, उस फ्रस्ट्रेशन के कारण जब आदमी एग्रेसिव होता है तो उसे भी कम करने की ज़रूरत है. अगर गरीबी और सामाजिक अन्याय पर ध्यान दिया जाए और उस स्तर के लोगों में इस चीज़ की कमी को लाया जाए तो उसके अंदर आक्रामकता कम हो सकता है. सरकार की पहल से भी इसे हम कम कर सकते हैं. पॉवर्टी एंड सोशल injustice may be a prominent cause of aggression, frustration in certain sections of society. Implementing social justice and equality in social may help in reducing frustration levels and thereby curb aggressive tendencies at least some extent. Number 3, परानुभूति, एम्पैथी. कुछ अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि आक्रामक और हिंसक व्यवहार के होने के फलस्वरूप अगर आक्रामकर्ता या आक्रमण करने वाले को उसके आक्रमण या हिंसा से उत्पन्न पीड़ित व्यक्ति की हालत को दिखला दिया जाता है, तो आक्रामक व्यक्ति के आक्रमणशीलता में थोड़ी कमी आ जाती है. पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को देख आक्रमणकर्ता
में दुख, आत्मदोष, पछतावा जैसी सांवेगिक अनुभूतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश करता है। यहाँ एम्पैथी या प्रानुभूति में क्या किया जाता है कि अगर आक्रमणकर्ता यानी जो व्यक्ति आक्रमण कर रहा है किसी के ऊपर, तो उस व्यक्ति के स्थिति को, उस व्यक्ति की हालत को, उस व्यक्ति की पीड़ा को आक्रमण करने वाले को दिखा दिया जाए, उसे बता दिया जाए, तो आक्रमण करने वाला, जिसे आक्रमणकर्ता कहा जाता है, उसे देखकर उसके अंदर आक्रमणशीलता में थोड़ी कमी आ जाती है, वह थोड़ा नॉर्मल हो जाता है और पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को देखकर उसके अंदर एक ग्लानि का अनुभव होता है, एक दुख होता है, एक पछतावा होता है और इस तरह की सांवेगिक अनुभूतियाँ उसके अंदर आ जाती हैं और व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति को कम करने की कोशिश करता है, अपने आक्रामकता की मात्रा को कम करता है। Empathy as the ability to sense other people's emotions coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling. Number 4, शांति का पाठ पढ़ाना, टीचिंग द लेसन ऑफ पीस। व्यक्ति को केवल आक्रामकता को कम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को शांति विकसित करने का भरसक प्रयास भी करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा, नॉन वायलेंस तथा असत्याग्रह का चलाया गया कार्यक्रम पूरे विश्व के सामने शांति के दृष्टिकोण से एक नमूना पहले भी था और आज भी है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम आक्रामकता को कम करने के सुझाव दे रहे हैं, उसके उपाय ढूंढ रहे हैं, उसमें एक मुख्य चीज़ है शांति। शांति अगर हम लाएंगे, शांति के बारे में सबको बताएंगे, तो ऑटोमेटिक किसी भी व्यक्ति के अंदर से आक्रामकता की जो मात्रा है वो कम होने लगेगी और शांति विकसित करने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी स्वस्थ रहेगा। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा नॉन वायलेंस जो चलाया गया था, जो सत्याग्रह था, वो एक सिंबल के रूप में आज भी हमारे सामने है। आज भी वर्ल्ड लेवल पे गांधी जी को उनके अहिंसा और सत्याग्रह के लिए ही याद किया जाता है। इसलिए शांति बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। Apart from these strategies at the level of the community or society, it is important to inculcate a positive attitude towards peace. Our own cultural values has always favored peaceful and harmonious coexistence. The father of our nation, Mahatma Gandhi, gave the world a new view on peace. This was the idea of non-violence, which he himself practiced throughout his life. इस प्रकार उपर्युक्त उपायों के द्वारा आक्रामकता को कम किया जा सकता है। इनमें शांति को बढ़ावा देना मुख्य, शांति पर बल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शांति से मन भी शांत होता है, स्वस्थ होता है। इस तरह से आपके मनोविज्ञान और जीवन चैप्टर से आक्रामकता टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहा है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कि वह आदमी स्वस्थ है। लेकिन मनोविज्ञान में ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान थोड़ा अलग तरह से स्वास्थ्य को परिभाषित करता है। यह परिभाषा WHO की परिभाषा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा से भी थोड़ा हट कर है। व्हाट इज
हेल्थ स्वास्थ्य क्या है, या व्हाट इज हेल्थ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और खुशहाली की स्थिति है। स्वस्थ लोग रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं, तथा समग्र स्वास्थ्य में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सभी शामिल होते हैं। यहाँ क्या कहा गया कि WHO जो परिभाषा दिया है कि पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक खुशहाली की स्थिति है। जब लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश रहते हैं। खुश इंसान कब होता है? जब मेंटली सुकून होता है, जब फिज़िकली वो हेल्दी होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का कहना है कि जब पूरी तरह से हम शारीरिक और मानसिक रूप से खुशहाली की स्थिति में होते हैं तो वो स्वास्थ्य है। लेकिन मनोविज्ञान क्या कह रहा है कि उसके साथ ही किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूलन करने में सक्षम होना और समग्र रूप से स्वास्थ्य में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सभी का शामिल होना है। मतलब सभी तरह से सही होना स्वास्थ्य कहलाएगा। जैसे हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग and not merely the absence of disease or infirmity. Proper psychological health involves a normal emotion, behavioral and social maturity to a person. This means such a person is in a healthy state of mental well-being, one that they can use to function normally in society and during everyday events. अब हम लोग देखते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तंदुरुस्ती के लिए कुछ कारक इन्वॉल्व होते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जिसे मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह से बताने का प्रयास किया है। नंबर 1, संज्ञान संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू कॉग्निशन। व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत हद तक उसकी सोच पर भी निर्भर करता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई आदमी यह सोचता है कि दही खाने से उसे इन्फ्लुएंजा हो गया है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाता है। लेकिन अगर वह यह सोचता है कि इस इन्फ्लुएंजा का कारण उसके फेफड़े में संक्रमण का होना है, इन्फेक्शन का होना है, तब वह डॉक्टर की सहायता लेने को तुरंत तैयार हो जाता है। इस तरह देखते हैं कि बहुत हद तक व्यक्ति की सोच उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती को प्रभावित करती है। यहाँ पे क्या है, क्या समझ में आया कि जब एक आदमी यह सोचता है कि हम दही खाए हैं इसलिए हमको सर्दी हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा कि नहीं दही खाने से हो गया, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो आदमी यह सोचता है कि नहीं, दही खाने से इन्फ्लुएंजा या इन्फेक्शन नहीं हुआ है, बल्कि मुझे लगता है कि फेफड़े में संक्रमण है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा हो गया है, सर्दी हो गई है, कोल्ड हो रहा है, तब वो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेने को तैयार होता है। ये क्या कर रहा है, ये उसकी सोच पे निर्भर कर रहा है और इस तरह से यह सोच जो है उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। We may have observed how some people are quick to seek doctors' help while others do not if they are suffering from such symptoms as influenza या cold, diarrhea, smallpox, etc. The variations in seeking help are due to differences in mental representations people make relating disease, its severity, and the causes of disease. One may not seek doctor's help for a cold if one attributes it to eating curd, or for leprosy or smallpox if these are
attributed to God's innocence. Number 2, व्यवहार से संबंधित कारक फैक्टर्स रिलेटेड टू बिहेवियर। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह भी बताया है कि व्यक्ति जिस तरह का व्यवहार करता है तथा जिस तरह की जीवन शैली लाइफ स्टाइल को वो अपनाता है उससे उसका स्वास्थ्य काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। जैसे कुछ लोग दिन भर में 8 कप 10 कप चाय पी जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं लगता है, वो उनके डेली रूटीन में शामिल है। उसी तरह से कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दिन भर में 8-10 सिगरेट पी लेते हैं और उन्हें कुछ एहसास भी नहीं होता है, जबकि ऐसे लोगों में हृदय रोग रक्तचाप अधिक होता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जो नियमित रूप से व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनमें रक्तचाप या हृदय रोग आदि की संभावना भी बहुत कम होती है। मनोविज्ञान की एक नई शाखा जिसे व्यवहारपरक औषध बिहेवियरल मेडिसिन का नाम दिया गया है, यह नई शाखा व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन लाकर रोगों से होने वाले दबाव स्ट्रेस को कम करने का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स डाल रहा है कि बहुत लोगों को अपने दैनिक जीवन में कुछ कुछ चीज़ों की आदत बन जाती है। जैसे चाय पीना, 8 कप 10 कप चाय पी लेता है, कोई आदमी 8-10-12 सिगरेट दिन भर में पी लेता है, उसको ये मालूम नहीं पड़ता है कि उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जबकि उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। उसे रक्तचाप होता है, उसे हृदय रोग होता है, ये सब बीमारी उसे अधिक मात्रा में होती है, लेकिन उसका उसे एहसास नहीं होता है। जबकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो व्यायाम को नियमित रूप से करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनमें रक्तचाप या हृदय रोग आदि की संभावना बहुत कम होती है। तो इस पे अध्ययन कर रहा है मनोविज्ञान की एक नई शाखा बिहेवियरल मेडिसिन के नाम से जिसे जाना जाता है। वो काउंसलिंग करता है, व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने की कोशिश करता, मतलब उन आदतों को हटाकर दूसरे अच्छी आदतों को लाता है ताकि वैज्ञानिक ढंग से उनके ऊपर के दबाव को कम किया जा सके और उनके स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। Psychologists have found strong evidence which shows that behaviors we engage in and our lifestyles greatly influence health. People differ greatly in terms of such behavioral risk factors as smoking or tobacco use, alcohol and drug abuse, diet and physical exercise. It is well accepted now that such behaviors are associated with incidence of coronary heart disease, blood pressure, cancers, besides many other diseases. A new discipline called behavioral medicine has emerged, which seek to alleviate stress due to diseases through modification in behavior. एंड 3 लास्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक के कारण भी व्यक्ति की दैहिक क्रियाएं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्रभावित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से व्यक्ति की तंदुरुस्ती पर प्रभाव पड़ता है। जैसे भारतीय संस्कृति में चेचक या स्मॉल पॉक्स होने पर किसी विशेष दवा की जगह पे पहले देवी माता का प्रकोप समझकर पूजा अर्चना की जाती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। व्यक्ति के स्वस्थ होने में समय लग सकता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में किसी भी रोग के होने पे तुरंत औषधि द्वारा उस रोग का निराकरण करने की कोशिश की जाती है।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। There is now a growing body of research which shows that social and cultural differences may influence our physiological responses and may not be the same across all culture। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे कारक हैं जिनसे व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती प्रभावित होती है और कभी कभी यह शारीरिक तंदुरुस्ती का प्रभाव जब आदमी अनहेल्दी हो जाता है, जब शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं हो पाता है, तो उसका प्रभाव मानसिक रूप से भी बहुत गहरा पड़ता है। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ: physical health concerned with the functioning of the body, mental health, the ability to think clearly and coherently, emotional health, to recognize and express emotions such as fear, joy, grief, social health, to form and maintain relationships, spiritual health concerned with either religious belief and practices of personal creed and principles of behavior, societal health. A person's health is closely linked to the environment he or she lives। आज आपका स्वास्थ्य भी कंप्लीट हो गया है। अब एक थोड़ा बचा हुआ दूरदर्शन, आधुनिक समय का सबसे महत्वपूर्ण जन संचार माध्यम। अगले क्लास में इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज यहीं तक। दैट्स ऑल। थैंक यू।